आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, जैसा आप लोग जानते हो कि हमने ये PYQ एनालिसिस सीरीज आप सभी के अपकमिंग एग्जाम कैलेंडर्स को ध्यान में रखते हुए शुरुआत की है और आज एक और नई शिफ्ट के साथ हम मौजूद हैं। आज है SSC CGL द्वारा 23 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 2 आयोजित हुई, उसमें क्या रहा GK GS का पोर्शन, किस तरीके के रहे क्वेश्चंस, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए GS में और उनमें क्या था डिफिकल्टी लेवल, कितने साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया और हर विषय में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या रहे, जिसके आधार पर आप बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी अच्छी कर पाए, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन, भारत ने वनडे में कितने ICC विश्व कप जीते हैं? ठीक है, तो ODI वर्ल्ड कप की बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चे CGL में ऑलरेडी दूसरे शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024, उससे पुराने वाले सालों में भी। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक तो आपको ये पता चलता है PYQ से एनालिसिस में कि कौन से विषय और टॉपिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी कभार डायरेक्ट एडवांटेज होता है जब कोई क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो। तो अगर आपने इससे पुराने वाले शिफ्ट्स देखे हैं तो वहां पे भी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि इंडिया ने 2 बार ODI वर्ल्ड कप जीता है, 1983, 1983 और 2011। अच्छा, एक शिफ्ट में एक साल पूछा गया था कि होस्ट कितनी बार किया है। तो होस्ट कितनी बार किया है बच्चे ICC वर्ल्ड कप, जो ODI वर्ल्ड कप होता है मेन, तो वो होस्ट किया 4 बार। तो देखिए 1987, 1996, 2011 और 23। इसमें जब 2011 में इंडिया में हुआ भी था और इंडिया जीता भी था। ठीक है तो 4 बार बच्चे हमने होस्ट किया है। ये भी एग्जाम में आता है कितनी बार होस्ट किया, और जीते हैं 2 बार। फिर बात करें इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ICC की स्थापना 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, UAE। अगर यही BCCI की बात करें तो BCCI की स्थापना 1928 और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। चलिए अगली बात करें। हाँ, ये है फ्यूचर होस्ट। तो ठीक है, इंडिया तो 2023 ये तो हो गया वर्ल्ड कप, हम नहीं जीत पाए। लेकिन यहां पे देखें 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, आपसे होस्ट पूछ सकता है। और फिर उसके 4 साल बाद 31 में होगा इंडिया बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये होस्ट आपको दिमाग में रखने हैं। अगली बात करें साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? चले तो मीनाक्षी मेधी, संयुक्ता पाणिग्रही, मालविका सरकार, वेम्पति चिन्ह सत्यम। अब हम लोग जब अपनी क्लास में क्लासिकल डांस वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो कुचिपुड़ी के डांसर्स हैं उनको याद करने के लिए एक शब्द आता है रेड्डी। क्योंकि जो कुचिपुड़ी नर्तक है ना, तो उनमें एक ये रेड्डी सरनेम बहुत ज्यादा कॉमन हमको देखने को मिलता है, जैसे भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राजा एवं राधा रेड्डी। तो राजा एवं राधा रेड्डी तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो ये कपल बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट कुचिपुड़ी की ये विशेषता भी है कि मेल और फीमेल डांसर्स साथ में हमको यहाँ पे डांस करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें कथकली की, तो कथकली में क्या होता है कि मेल डांसर्स मेनली होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की तो मेनली फीमेल डांसर्स होती हैं, लेकिन कुचिपुड़ी में मेल और फीमेल साथ में डांस करते हैं। और बात करें इसमें तो हलीम खान एक ये हो गए, और बात करें तो रेड्डी एक शब्द मिलता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक शब्द देखते हैं सत्य, तो वेदांतम सत्यनारायण और चिन्ना सत्यम। तो इस बार चिन्ना सत्यम सही जवाब है। लेकिन बात ये नहीं कि इस बार सही जवाब क्या है, बात क्या है कि आपको ये जो नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपके 8 क्लासिकल डांस संगीत नाटक अकेडमी के, और जो एक छऊ, तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी रिकॉग्नाइज करता है जिसे, तो उसके अनुसार 9 क्लासिकल डांस है। तो इनके जो नर्तक है वो हम लोग क्लास में करते हैं। इसके लिए कैसे करते हैं कि देखो, तुम्हें अगर पूड़ी खानी है ना, तो पूड़ी खाने के लिए हमेशा हमेशा पूड़ी खाने के लिए, पूड़ी से कुचिपुड़ी, पूड़ी खाने के लिए, खाने से खान हलीम खान, पूड़ी खाने के लिए सत्य मन से हमेशा रेडी रहना है। तो हम लोग यही एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो इसमें सब कवर हो जाता है। खाने के लिए सत्य मन से, तो ये 2 सत्य वाले और रेड्डी से हो गया। ठीक है, तो इतने सारे रेड्डी वाले। आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हम बोलते हैं, देखो जो अंधा व्यक्ति होता है वो बेचारा कच्ची पूड़ी खा लेगा क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, तो अंधा व्यक्ति कच्ची पूड़ी खा लेगा क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया सही जवाब, क्या हो गया? चिन्ह सत्यम। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न बोलता है विथ रेफरेंस टू आजीविकास कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हम देखते हैं कि जब महाजनपद काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तभी आजीविक ये जो एक सेक्ट है इसका भी उदय हुआ, और इसकी स्थापना किसने की? मक्खाली घोषाल। तो ये एकदम सही जवाब है ए, तो मक्खाली घोषाल स्थापना करता है।
जैसे बौद्ध धर्म में हम बोलते हैं गौतम बुद्ध, तो यहाँ आजीवक में कौन है बच्चे, आजीवक या इंग्लिश में आजीविका, तो मक्काली घोषाल। नेक्स्ट बात करें, क्या ये फेटलिज्म में बिलीव करते थे? फेटलिज्म मतलब होता है भाग्यवाद, यहाँ पर हिंदी में भी इसका पूरा क्वेश्चन है। भाग्यवाद का मतलब है कि अब ये आजीवक पंथ के लोग ये मानते हैं कि हर कोई चीज जो है दुनिया में वो पहले डिसाइडेड है, तो पूरे यूनिवर्स के इवेंट्स, आपके जीवन में जो होगा सब डिसाइडेड है, आप कितना भी एफर्ट डाल लो, होना वो है जो कि प्री डिटरमाइंड है, ऐसा ये मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, इस पर डिबेट हो सकती है कि सर ये क्या बात हुई, कई लोग समर्थक भी हो सकते हैं, हाँ हाँ हम भी ऐसा ही मानते हैं। तो कुल मिला के हम लोग इस डिबेट में नहीं उलझने वाले कि हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, लेकिन आजीवक यही मानते हैं कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, जहां लिखा है कि आप अगर सफल होगे लिखा है तो सफल होगे, और नहीं लिखा है कि सफल होना है तो आप कितनी मेहनत कर लो तो होगे भी नहीं। तो मतलब ये इनका ऐसा मानना है, फेटलिज्म या भाग्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे सही जवाब है। तो क्या है भाई सही जवाब, ए और बी स्टेटमेंट्स दोनों ही सही। चले आगे बात करें, हाँ सर आगे की कहानी देखते हैं, अगला क्या है। तो निम्नलिखित में से किसे 2022 में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे भी करंट अफेयर्स में रहने वाली बात है, और ये पूछना सीजीएल का 2024 में बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या मोदी जी के या जो भी पीएम बनते हैं तो उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि उसने अलग थलग पूछा, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी उसका पूछना जेन्युइन है, प्लस इंपॉर्टेंट पद है, तो यहाँ पे जो भी आएगा उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन साहब की बात करें तो बिल्कुल 2022 में ये नियुक्त हुए थे इस पद पर, ये इनका तस्वीर है। और अब हम बात करें और भी लोगों की, तो देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पीएम के हैं वो दो हैं, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दो कौन है, एक तो हो गए पीके मिश्रा और हो गए शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास पहले आरबीआई गवर्नर थे, इसलिए जब इनको बनाया गया प्रिंसिपल एडवाइजर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह लीजिए, तो तब बहुत ज्यादा विवाद हुआ था कि भाई आरबीआई के गवर्नर थे और फिर अब आप इनको यहां बना दिए, तो ये तो सही नहीं है, ये तो साठ गांठ दिखाता है, और फिर आरबीआई की जो ऑटोनॉमी है वो भी अफेक्ट होती है, कि मतलब कोई भी आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसके मन में ये बात आएगी कि अगर मैं सरकार के साथ अच्छा व्यवहार रखता हूं, आरबीआई गवर्नर रहने के दौरान सरकार की बातें सुनता हूं, तो भविष्य में मुझे अन्य जगहों पे नियुक्तियां मिल सकती हैं। तो ये वाली जो बात आती है कि ये अफेक्ट करती है एक इंस्टीट्यूशन के वर्किंग को। खैर अब तो खैर अपॉइंटमेंट हो गया है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 1 पीके मिश्रा और नंबर 2 शक्तिकांत दास, एनएसए आपके अजीत डोभाल साहब, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन एक दूसरे शिफ्ट में एडवाइजर टू पीएम पर भी क्वेश्चन आ गया था बच्चे, क्या बात कर रहे हो सर, हाँ एडवाइजर टू पीएम पर भी आ चुका है, तो कौन है, अमित खरे जी और तरुण कपूर। तो अमित खरे जी पर क्वेश्चन आ चुका है, ये हमने एक पिछले शिफ्ट में बात कही भी थी। चलो, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि वक्ता की मेज को ढकने के लिए भारतीय ध्वज का उपयोग किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? ठीक है, तो इस बार सीजीएल में हमने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने का एक प्रयत्न किया गया, लेकिन जैसे एक बार एक शिफ्ट में आया था कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना है 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल, तो अब आप जानते हो कि ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, तो मैंने आपको कहा था कि भाई आप ऐसे कर सकते हो ABCDEFGHIJK, है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हमने ऐसे जवाब निकाल लिया था कि जिसको नहीं भी मालूम है वो बच्चा भी बता सकता है कि पेरेंट्स का जो ड्यूटी है बच्चे को भेजना वो 11वां है, मतलब 51A तो ठीक है पूरा फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन उसके अंदर 51 क्लॉज ए सब क्लॉज की बात कर रहे हैं के, तो 51A के, तो ये हो गया आपका क्या 11th फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, क्लॉज ए नहीं, तो 51A और क्लॉज जो के था उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अब नेशनल फ्लैग से संबंध में, तो क्या हो गया 51A क्लॉज ए, क्योंकि ये जो फ्लैग वाला है, नेशनल एंथम वाला है, वो इधर ही मौजूद है ना। तो अगेन ये ऐसी चीज थी, अगर आपने बहुत डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक को याद नहीं भी किया, लेकिन जब बच्चा फंडामेंटल ड्यूटी बार बार पढ़ता है तो भी उसको ये बात पता चल जाती है कि जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, ये वाली चीज सबसे पहले वाले फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी है, यानी 51A क्लॉज ए में लिखी है। ठीक है, तो इसको आप वैसे भी बना लेते हैं, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ये हो जाता। चलो, बाकी आप जानते हो वो सब बातें कि फंडामेंटल ड्यूटी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 के अंतर्गत आई हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर वो आई हैं। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी का दौर था, तब आई थी। बाद में 11वीं वाली 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुई है। सबसे आम वर्षा माप एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा की गहराई है जिसे निम्न में व्यक्त किया जाता है। तो मतलब हम बात कर रहे हैं रेनफॉल को किस में मेजर किया जाता है, बहुत सिंपल है, मिलीमीटर। जैसे आपने ज्योग्राफी में आप कई बार पढ़ते हो कि सबसे हाईएस्ट रेनफॉल कहां पर होती है, मौसिन राम। और हम लोग ना सिर्फ मौसिन राम देखते हैं, हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि 11,872 मिलीमीटर। इनफैक्ट आपके एरिया में भी जब रेनफॉल होती है तो उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे मिलीमीटर मौजूद है, तो जो इसका सही जवाब है। बात करें मानसून की, तो मानसून एक अरेबिक शब्द से आया है, और वो अरेबिक शब्द क्या है बच्चे, मौसम। तो मानसून जिस अरेबिक शब्द से आया है वो शब्द है मौसम। इंडिया में जो मानसून है जून से सितंबर चलता है। एक अन्य शिफ्ट में पूछ लिया था कितने दिन तक चलता है, तो जून से सितंबर यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग 4 महीने। तो सही जवाब क्या था, 100 से 120 दिन। सही भी है, कोई गलत चीज तो नहीं पूछी है इसने। चल, तो 100 से 120 दिन। 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 2022 की ये 2 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी, और वो बिल्कुल वो नियुक्तियां अभी तक चल रही हैं। मतलब एक तो आपके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन साहब, तो उनकी नियुक्ति 2022 में हुई, और वो अभी भी आज भी वही है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो बिल्कुल पूछ सकता था। दूसरा अटॉर्नी जनरल, तो ये आप करंट अफेयर बोल लो, पॉलिटी कह लो, और बिल्कुल बच्चे को मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अटॉर्नी जनरल कौन बने, आर वेंकट रमानी साहब। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इनको बोला जाता है। और साथ साथ ये क्या है, तो एडवाइजर होते ना, चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये शब्द भी कभी कभार आ सकते हैं कि हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर। चीफ लीगल एडवाइजर कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो सही जवाब क्या है बच्चे, तो सही जवाब है आर वेंकट रमानी साहब, जो 16th अटॉर्नी जनरल है। कौन से बच्चे, 16th। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो कौन से आर्टिकल में ये पूरा क्रिएशन है पद का कि देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल, तो सही जवाब है आर्टिकल 76। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का हिस्सा है। कार्यपालिका का हिस्सा का मतलब ये है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और अटॉर्नी जनरल। सेम बात करें राज्य में कौन है चीफ लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल आपका 52, वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63, मतलब जो पद का सृजन है, देयर शैल बी वाले आर्टिकल, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें बच्चे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब है आर्टिकल 74 कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस दी प्रेसिडेंट, और अटॉर्नी जनरल आपके 76। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। सिंपल क्वेश्चन है हिस्ट्री का बहुत। जब हम बात करते हैं स्वराज, तो स्वराज की मांग ऑफिशियली कांग्रेस ने कब रखी, 1906 सेशन कैलकाटा, 1906 का कैलकाटा सेशन। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नेहरू जी। तब कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की स्वराज। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी इंटरनल अफेयर्स भी इंडियन संभालें, एक्सटर्नल अफेयर्स भी इंडियन संभालें। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग 1929 लाहौर सेशन की बात हो रही है, और 1929 लाहौर सेशन के अध्यक्ष कौन थे बच्चे, तो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। इनने ये भी डिक्लेयर किया था, ये क्योंकि दिसंबर महीने 1929 में ये सेशन हुआ, कि अगले महीने 26 तारीख को यानी 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इसलिए आज भले ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, मगर जो पहला इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी 1930 को था। चल, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। खरीफ की बात करें तो खरीफ मॉनसून क्रॉप्स होते हैं जिनको जून के आसपास सोइंग की जाती है ना, और फिर इनकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास इनकी हार्वेस्टिंग होती है। मॉनसून क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स में जैसे आपका पैडी आ गया, ठीक है, फिर इसके अलावा धान हो गई, इसके अलावा हमने क्या बोला बच्चे, तो मेज हो गया, भुट्टा हो गया। फिर हम बात करें क्या, तो आपका पल्सेस हो गया, ठीक है, मिलेट्स हो गए यानी ज्वार बाजरा, तो मिलेट्स आ गए आपके। फिर इसके अलावा जूट, कॉटन, ग्राउंडनट, तो जूट, कॉटन, ग्राउंडनट ये हो गए, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है। तो ये सब हो गए, और भी एग्जांपल है। अब बात करें कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखो टफ बनाना चाहते तो बनाते, लेकिन उन्होंने बहुत इजी कर दिया, वीट। तो वीट क्या है बच्चे, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होते हैं, विंटर क्रॉप होते हैं। विंटर क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इनको सोइंग की जाती है ना।
तो ये वही समय होता है, नवंबर में हल्की हल्की ठंड बढ़ना शुरू होती है। और फिर हार्वेस्ट कब किया जाता है बच्चे, तो फरवरी मार्च में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें राबी के, तो ठीक है, एक तो वीट हो गया, और बताइए सर, और एक हो गया आपका बार्ले, बार्ले यानी जौ। इसके अलावा और बात करें मस्टर्ड, सरसों, तो मस्टर्ड हो गया एक एग्जाम्पल। एक हो गया मटर, मटर पीस। इनके अलावा एक जैद क्रॉप भी होता है जो समर क्रॉप कहलाता है, जहां पे आपका मस्क मेलन, खरबूज, वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, और कुकुम्बर, तो ये सब चीजें वहां पे आते हैं। चल आओ आगे बात करें। असम में काटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है? अब देखो, असम में 3 टाइप के बिहू होते हैं। तो एक होता है काटी बिहू। काटी बिहू जो होता है ना, वो लगभग अक्टूबर महीने में होता है। और काटी बिहू की एक बात है कि इसको कंगाली बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस सीजन में होता है कि जब किसानों के पास फूड, यानी जो उनका हार्वेस्ट है, वो बहुत कम बचा रहता है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म है, स्केर्सिटी चल रही है फूड की। ठीक है, तो पहले के टाइम पे तो जब ये, क्योंकि पुराने ये त्योहार हैं, तो पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होती थी। आज तो आप जानते हो कि ऐसा कुछ ऐसा स्केर्सिटी नहीं होता, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो एक स्केर्सिटी ऑफ फूड होता है उस टाइम पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंगाली बिहू भी नाम दिया गया है। अच्छा, बिहू जो हमने बोला असम में 3, एक है रोंगाली बिहू, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है, और एक होता है कोंगाली या काटी बिहू, जो हमारे प्रश्न का जवाब है। रोंगाली बिहू कौन से महीने में? अप्रैल में। अब देखो, एक शिफ्ट में हो सकता है आपसे ये पूछा काटी बिहू का महीना, हो सकता है दूसरे शिफ्ट में पूछ ले रोंगाली बिहू का महीना, तो क्या है, अप्रैल। कंगाली या काटी बिहू का अक्टूबर, जो हमारे प्रश्न का जवाब है। और एक होता है भोगाली या माघ बिहू, जो जनवरी में होता है। तो कुल मिला के हमने क्या बोला बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रोंगाली अप्रैल, फिर बात करें तो अक्टूबर में आपका काटी, और भोगाली या माघ जनवरी में। और यहां पर क्या प्रे किया जाएगा? अब जब आपके पास कंगाली है, यानी आपके पास स्केर्सिटी ऑफ फूड है, तो आप क्या प्रे करोगे कि अच्छा हार्वेस्ट हो। अब जब फसल कटाई हो तो हमारे पास अच्छा हो, तो प्रेयर गॉडेस लक्ष्मी को किए जाता है ताकि गुड हार्वेस्ट हो। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। चल आगे बात करें। कॉयर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है जी, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, तो नरीमन वाडिया जी की। तो एक ये महिला है, अब इनको ये मिल रहा है अवार्ड, ठीक है, लेकिन हम लोग एनालिसिस क्या निकाल रहे हैं कि ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप 2024 में मौजूद हो, और 2024 में ही इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में ही इनको सम्मान दिया गया, और उसी साल पेपर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका पूछना हक था। हालांकि इसमें एक समस्या ये है कि अब देखो, पद्मश्री सम्मान बहुत सारे दिए जाते हैं, पद्म विभूषण से पूछते तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि पद्मश्री सम्मान बहुत सारे दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं 2024 की बात करूं, तो 132 पद्म अवार्ड्स दिए गए। तो वो कुछ इस प्रकार से स्प्लिट था, 5 + 17 110, 5 पद्म विभूषण, 17 हो गए पद्म भूषण, और 110 हो गए पद्मश्री। अब 110 लोगों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आसान, लेकिन 110 लोगों को पद्मश्री मिला, किस किस को याद रखते? तो ये वही बात है कि किसी ने सुन लिया तो सुन लिया, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आप पद्म विभूषण पर ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि वो 5 लोगों को याद रखना आसान है ना। खैर, तो बात करें इनकी, तो अब हमने इनके लिए एक नाम रखा है, क्या, कि कॉयर कंडक्टर, इनको पद्मश्री सम्मान मिला, है ना। अब देखो इधर, तो कॉयर कंडक्टर जी की बात करें, इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। तो एक समस्या बात यह है कि कंडक्टर क्या होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम, कई सारे तो पता नहीं, कंडक्टर वो बस का समझ लें। हाँ, ये बच्चे म्यूजिक कंडक्टर की बात होती है। कभी आपने सुना हो, एक व्यक्ति होते हैं जो ऑर्केस्ट्रा या कॉयर होता है, तो उनको इंडिकेट करते हैं, इस उनके ही हैंड जेस्चर्स के आधार पर, तो जो म्यूजिशियंस होते हैं वो फिर उस हिसाब से धुन निकालते हैं, तो ये होते हैं कंडक्टर। तो ये वैसे ही, ये कौन है भाई, कंडक्टर है, ठीक है, तो नरीमन वादिया जी। आइए आगे बढ़े। तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। उस पेंशन योजना का नाम बताइए जो असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। अब यहाँ पे एक सुरक्षा है, जो पेंशन सुरक्षा स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अब देखा जाए तो ये कोई ऐसी नहीं थी स्कीम की बहुत करंट अफेयर्स में चर्चा में रहने वाली हो। उसका कारण ये है कि ये आई थी बच्चे 2019 में, और पेपर में कब आया है, 2024। तो यहाँ पे कहा जाए तो बिल्कुल बच्चों के साथ एक और बार अन्याय होता दिख रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आप 2024 में 2019 का एक स्कीम जो लॉन्च हुई उसके बारे में पूछ रहे हो, तो अब किसको याद होगा? तो वही बात है कि जिसने सुन लिया तो सुन लिया। तो इस बार सीजीएल 2024 में करंट अफेयर्स के बिल्कुल मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि एसएससी ने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जहां पे बच्चे ने या तो तुक्का लगाया है,
या छोड़ के आए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ना आए, क्योंकि भाई जहां पे सब तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेबस का पार्ट हो सकता है, जो बच्चा पढ़ सकता है, वहां आप पूछो और वहां अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहे तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसका कौन पुरानी चीज पढ़ पाएगा, तो वहां पे तो अन्याय है ही। चलो, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो जैसा प्रश्न में लिखा था पेंशन योजना है, क्या है कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, असंगठित श्रमिकों के लिए, तो जो 15,000 या उससे भी कम कमा रहे हैं तो उनके लिए ये योजना थी। और जो 18 से 40 साल के बीच में है तो उनके लिए ये योजना है। इस योजना में एनरोल होने पर और पूरी एलिजिबिलिटी और पूरा क्राइटेरिया अगर आप फिल करते हो तो फिर 3,000 रुपए की पेंशन आपको मिलती है। रिटायरमेंट एज पर 60 पर आपको 3,000 रुपए महीना मिलेगा। चलो, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, 3 कथन सही होंगे, एक गलत होगा। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन कीनीशियन मॉडल, गलत। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड है बच्चे? महालनोबिस, तो पीसी महालनोबिस पर, तो पीसी महालनोबिस साहब के मॉडल पर बेस्ड है। और ये मैं आपको वैसे भी कई बार करवा चुका हूं। इनफैक्ट मैं आपको ये लिस्ट इसलिए दिखाता हूं कि बेटा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हेरेट डॉमर पर बेस्ड है। और ये जो हेरेट डॉमर मॉडल है, ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये कीनीशियन इकोनॉमिक मॉडल से इंस्पायर्ड है। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान तो महालनोबिस साहब के मॉडल पर बेस्ड है। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसमें पीसी महालनोबिस साहब ने क्या कहा कि हैवी इंडस्ट्रीज पर बल दिया जाए, इसलिए बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान यानी 1956 से 61 के बीच में स्थापित हुई हैं। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे और स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई? बिल्कुल स्थापित हुई। प्लान ने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया? बिल्कुल दिया। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी वाज रिफ्लेक्टेड। सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है? अब ये जो इंडस्ट्रीज थी जो पीसी महालनोबिस मॉडल के अंतर्गत स्थापित हुई, किसने स्थापित की? सरकार ने। अगर यही प्राइवेट स्थापित करते तो हम कहते कि हाँ भाई कैपिटलिस्टिक मॉडल जा रहा है, यानी पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ने मेनली स्थापित किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये सोशलिस्टिक पैटर्न है। ठीक है, चलिए। उस टाइम वैसे भी हम लोग यूएसएसआर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हाँ, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो गया? गलत तो खैर पहले ही हमको पता चल गया ना, तो हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या है पहले वो तो देख लें। ए, तो यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स सही है। चलिए, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? अच्छा, व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि सामान को? व्हेन अ पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज नोन एज, ठीक है, पर्सन को क्या कहेंगे? प्राइवेट गुड। एक तो पहले हम ये समझते हैं कि पर्सन को पूछ रहा है कि स्थिति पूछ रहा है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, तो निजी वस्तु या प्राइवेट गुड नहीं। जब वो कुछ पे नहीं कर रहा है पब्लिक गुड के लिए तो रहेगा तो वो पब्लिक गुड ना, वो रहेगा तो सरकार का सामान, पब्लिक सामान रहेगा ना, वैसा थोड़ी ना प्राइवेट हो जाएगा। राइवलरस नहीं। देखो, पहली बात तो यहाँ पे पर्सन पर फोकस हो रहा है, तो एक तो पर्सन के लिए कोई राइवलरस बात नहीं है। दूसरी बात, जो पब्लिक गुड होते हैं ना वो राइवलरस नहीं होते, वो नॉन राइवलरस होते हैं। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति एक पब्लिक गुड का इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो इस्तेमाल बंद नहीं हो जाता। जैसे एक पब्लिक गुड का एग्जांपल ले लो, सड़क, सड़क, रोड, ये पब्लिक गुड है। अगर मैं सड़क इस्तेमाल कर रहा हूं इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो भी करे। अगर एक पब्लिक पार्क है, मैं पब्लिक पार्क के अंदर गया हूं तो दूसरा भी व्यक्ति आ सकता है। तो एक के इस्तेमाल से दूसरे का इस्तेमाल बंद या खत्म नहीं हो जाता, तो ये नॉन राइवलरस होते हैं पब्लिक गुड्स। तो वैसे भी ये तो जम भी नहीं रहा। फिर नॉन एक्सक्लूडेबल, हाँ ये बात सही है, जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक्सक्लूडेबल क्या होता है? जहां पे आप रोक दो। अब जैसे मान लो कोई टैक्स भर रहा है इंडिया में, कोई नहीं भर रहा, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आई तो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस तो सबको सुरक्षा दे रही है, वो ऐसा थोड़ी ना कह रही कि नहीं इसने टैक्स नहीं दिया इसको मरने दो। भाई आग लगती है तो जो सरकार की जो गाड़ियां आती हैं, ठीक है, आग बुझाने, तो ये थोड़ी ना कहती कि तुमने टैक्स नहीं दिया तुमको नहीं बचाएंगे। तो पब्लिक गुड्स सबके लिए होते हैं, उसमें आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पर्सन के बारे में पूछ रहा है तो पर्सन नॉन एक्सक्लूडेबल बात नहीं हो, तो गुड्स की बात हो रही है। पर्सन क्या होगा बच्चे? मुफ्त सवार, फ्री राइडर, ये ठीक बात है। तो इसका जवाब होगा फ्री राइडर, क्योंकि पर्सन को फ्री में चीज मिल रही है ना, तो उसके लिए वो फ्री राइडर। चलो आओ, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, यमुना, कोसी, लोहित, गंडक। सिंपल क्वेश्चन है। तो लोहित किसकी है बच्चे? ब्रह्मपुत्र की है। बाकी 3 ट्रिब्यूटरीज किसकी है? गंगा की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा, और ये गंगा नदी बह रही है, तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यानी अगर गंगा नदी के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये लेफ्ट से उसको ज्वाइन कर रही हैं और ये राइट से ज्वाइन कर रही हैं।
तो अब देखो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। राम से रामगंगा, गोमती से गोमती, घाघरा से घाघरा, गंदा से गंडक और कैसे से कोसी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें तो यहां पे आप यमुना देखोगे और यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो कुल मिला के हमारे दिए गए ऑप्शंस में से गंडक, कोसी और यमुना तीनों ही किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा की। अच्छा, गंगा की लंबाई की बात करें बच्चे तो 2525 किलोमीटर, इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी हो जाती है, गोदावरी, जिसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। चलो, तो विटामिन सी साइंस के जो क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने विस्तार के बजाय मुख्य रूप से एकीकरण की नीति अपनाई। ठीक है जी, बहलुल लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं या बहलुल लोदी हैं तो इन्हें तो एक्सपेंशन किया ही था। इब्राहिम लोदी ने भी प्रयास किया था लेकिन उनसे ज्यादा हो नहीं पाया। खैर बलबन ने तो विशेष प्रयास किए नहीं, तो यहाँ पे सही जवाब बलबन होगा। तो बलबन स्लेव डायनेस्टी के दिल्ली सुल्तान है और बलबन 1266 से 1287 के बीच में शासन करते हैं। बलबन की बात करें तो इनने एक पॉलिसी अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन किया, कोई भी इनके खिलाफ जो बोला या जरा सा भी विद्रोह की आशंका थी तो उसको मार दो, विरोधियों को मार दो। ब्लड एंड आयरन मतलब आयरन मारो, तलवार मारो, ब्लड निकालो, यही है और क्या है। बलबन के बारे में बात करें तो इनने नौरोज नाम का इरानियन फेस्टिवल शुरू किया इंडिया में। इस दिन ये बहुत बड़े स्तर पर गिफ्ट बांटते थे अधिकारियों को, ताकि अधिकारियों को एहसान तले दबा पाएं, अधिकारी विरोध करने का सोच ना पाएं, इतना ज्यादा उनको एहसान तले दबा दे। बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथाएं शुरू की कि कोई भी इनके दरबार में आए तो सिजदा करे, यानी अपना माथा सुल्तान के सामने जमीन पे टिकाए, सिजदा। और पैबोस, सुल्तान के पांव पर अपना माथा रखे। तो पहले आप जब उनके दरबार में जाओगे तो माथा जमीन पे रखो, फिर आगे बढ़ो और फिर माथा पांव पे रखो, किस भी करो उनके फीट को। तो ये सब उनने शुरू किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्थापित किया था, क्योंकि मंगोल लोग उनके टाइम पर बहुत अटैक कर रहे थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम है दीवान-ए-अर्ज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। चल आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश अक्सर 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाने जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं 20वीं सदी के तानसेन के रूप में, तब यहाँ पे किसका नाम सही है, तो बड़े गुलाम अली खान। तो बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम यहाँ पे एकदम ठीक है, रेलेवेंट है। अब देखो गुलाम अली खान साहब जो है ना, इनके नाम में बड़े क्यों जोड़ दिया, क्योंकि और भी कुछ सिमिलर नेम्स के माइस्ट्रोज हैं, तो इसलिए इनके नाम में जोड़ दिया बड़े। चलो, तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो ये हैं बच्चे क्या, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। इनके बारे में एक शानदार चीज बताऊं, लता मंगेशकर जी इन्हें अपना उस्ताद मानती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनका क्या कद होगा। मतलब लता मंगेशकर जी जो भारत रत्न प्राप्त कर चुकी हैं, वो अपना गुरु मानती हैं किनको, तो बड़े गुलाम अली खान साहब। चले और बात करें इनकी, तो इनका जो घराना है वो क्या है, पटियाला। क्या घराना है बच्चे, पटियाला घराना, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें बच्चे, बिल्कुल सर बताइए आगे की बात। उस्ताद गुलाम अली खान का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम उपनाम क्या है, 20वीं सदी का इनको तानसेन बोला जाता है। चलो आप, निम्नलिखित में से कौन सी टीम स्पर्धा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल नहीं है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो नाम से ही क्लियर है ये स्कीम का क्या उद्देश्य होगा। सर इस स्कीम का ये उद्देश्य होगा कि ओलंपिक में मेडल्स लाने हैं, जाहिर बात है, क्योंकि उसमें क्लियर बोला टारगेट ओलंपिक पोडियम, कि भाई ऐसे एथलीट्स जो कि हम ट्रेन करेंगे, उनको बेस्ट इक्विपमेंट देंगे, बेस्ट कोचिंग देंगे, पर मंथ 50,000 रुपए भी दे रहे हैं इसमें सिलेक्टेड एथलीट्स को, ताकि वो फाइनेंशियली किसी प्रकार की चीज में उलझे ना और वो सीधे फोकस करें कि मेडल लाना है ओलंपिक में। और इसमें काफी सफलता मिली भी है। तो इसमें कुछ स्पोर्ट्स को रखा गया है, हॉकी उनमें से एक है जो हमारा जवाब है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल है इस स्कीम के लिए। और इसमें हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स कौन है, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग। तो हॉकी सही जवाब है। यहाँ पे मैंने इस पे और डिटेलिंग रखी है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये वैसे तो 2014 की स्कीम है, ठीक है, क्या टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, शॉर्ट में टॉप्स 2014 की स्कीम है। फिर 2018 में इसको रिवैम्प किया गया, कुछ चेंजेस किए गए, जैसे टेक्निकल सपोर्ट टीम दी जा रही है अब उन खिलाड़ियों को, ताकि टेक्निकली भी कहीं उनसे गलती हो रही है और कहाँ पे टेक्निकल करेक्शन करके वो अपना पेस या जो भी उसके स्पोर्ट्स में जो जरूरत है उसको बेहतर कर पाए। फिर देखो आप यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, 50,000 रुपए पर मंथ। फिर इसके अलावा ऑल रिक्विजिट सपोर्ट, जैसे कि इक्विपमेंट, जैसे कोचिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन, फॉरेन ट्रेनिंग, सब यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है।
ये है आपके लिए, ये आपको दिमाग में रखना है बच्चे, क्योंकि अब देखो ओलंपिक जो हो चुका है और जो होने वाले हैं तो उन पे क्वेश्चन आता है। तो एक देखो समर ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 ये तो हो चुका है। विंटर ओलंपिक्स 2026 मिलान कॉर्टिना इटली। समर ओलंपिक्स 2028 कहां? लॉस एंजलिस। कई बार क्लास में करे हमने, तो इससे पहले भी जब मैंने पुराने शिफ्ट्स में आपको बताया 2028 का ओलंपिक कहां पे होने वाला है, तो समर ओलंपिक जो मेन ओलंपिक्स कहलाता है लॉस एंजलिस, और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। चलिए आइए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की थी? जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री दक्ष योजना, तो ये स्किल डेवलपमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट में भी इसमें सभी कवर्ड नहीं है, तो शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, एसटी, उनमें भी कुछ सिलेक्टेड लोगों को यहां पे लिया गया है। तो कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का है। अगर आपको यही मालूम होता ना कि ये स्कीम किसके लिए है, तब भी आप बना लेते। तो मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स ऑफ एससी, तो जो मार्जिनलाइज्ड यानी हाशिए पर वर्ग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स ऑफ एससी, ओबीसी, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सैनिटेशन वर्कर्स इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर्स, उनके लिए ये योजना है। यहाँ पे क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। और ये स्किल डेवलपमेंट क्यों दी जा रही है? ताकि वो अपने जीवन में अच्छा जीवन यापन कर पाए। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से। ऑलरेडी ये इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, क्योंकि ये जो पीएम दक्ष योजना है 2020-21 की है। एनालिसिस से हमको क्या पता चला कि हमको अपने दिमाग में ये बातें रखनी है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वहां से कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दक्ष योजना बोलते ना, तुम्हें दक्ष बनाना है। दक्षता मतलब क्या? वही ट्रेनिंग देनी है। तो 2020-21 में लाए थे, यहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा और बेहतर कर पाए। अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ टाइम पर पहले पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लाए थे, ताकि कई सारे ऐसे लोग जिनको स्कीम का अवेयरनेस ही नहीं है, तो उन तक पोर्टल और ऐप के माध्यम से एटलीस्ट अवेयरनेस पहुंचा पाए। चलो, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 31 किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। आर्टिकल 152 से 237 स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, जिसमें 214 से 31 क्या होता है? आपका हाई कोर्ट होता है। और आर्टिकल 226 की बात करूं तो यहां पर क्या होता है? रिट इशुइंग पावर होती है ना सुप्रीम कोर्ट की। तो एक ये भी बात दिमाग में रखना कि रिट लागू करने की क्षमता। अच्छा, फिर हाई कोर्ट्स की बात करें तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आई थी? 1861। उसी के अंतर्गत देश में सबसे पहली बार 3 हाई कोर्ट अगले साल 1862 में आए थे, जिसमें सबसे पहला हाई कोर्ट आया था कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 को, और सर बार्नेस पीकॉक इसके चीफ जस्टिस थे। फिर 14 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट, और फिर 15 अगस्त को आया मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सब एक ही साल आए, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट आया। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी आर अंबेडकर साहब ने की है। जब हम बात करते हैं बी आर अंबेडकर साहब की, तो 14 अप्रैल 1891 को बी आर अंबेडकर साहब का जन्म होता है। जन्म होता है मध्य प्रदेश में, एक जगह है मऊ। अब तो उसको डॉक्टर बी आर अंबेडकर नगर नाम से ही जानते हैं, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर नगर नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और बात करें तो इनकी डेथ कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नई दिल्ली में बच्चे इनकी मृत्यु होती है। और बी आर अंबेडकर साहब ने ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापित की थी, जहां उनका उद्देश्य था कि जो उस समय के जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो उनको कैसे हम लोग एकजुट करके उनके हक के लिए लड़ाई लड़ सकें और उनको उनके बेनिफिट्स अधिकार दिलवा सकें। साथ साथ 1927 में, इससे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो 36, लेकिन 1927 में समता सैनिक दल भी स्थापित किया था, वही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, बी आर अंबेडकर साहब की बात करें तो उनने 5 पत्रिकाएं शुरू की हुई हैं। तो एक है मूक नायक बहिष्कृत भारत, फिर है समता, जनता, प्रबुद्ध भारत। तो यहाँ पे कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। मूक नायक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समता और जनता इतने नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे बी आर अंबेडकर साहब पे कोई रिस्क नहीं लेने का है, और आपको बिल्कुल अच्छे से मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत को दिमाग में फिट करना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे हमने इस एनालिसिस को यहीं पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।